नमस्कार। नमस्कार। I'm honored to be invited मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ द्वारा आमंत्रित किए जाने पर to बहुत सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। lecture इस व्याख्यान को उन महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति में देना, जैसे such as कपिला जी, and कपिल कपूर जी and many others. व अन्य। This project ये एक पुस्तक की परियोजना है I'm finishing up this भारतीय महागाथा पर, जो मैं शीघ्र समाप्त करने जा रहा हूँ। stimulated ये विचार मधु किश्वर के घर की एक घटना के दौरान आया। Madhu Kishwar's house 15-20 वर्ष पहले 20 years ago. Madhu must be somewhere here. I think she was. मधु यहाँ कहीं हैं, वे वहाँ हैं। So that's when that's तब the मैं time I met पहली बार Nandi, आशीष नंदी से मिला था। ultimate enemy. Really like मैंने उनकी पुस्तक अंतरंग शत्रु पढ़ी थी और मुझे ये पसंद आई। conversation. He was talking about identity. हम बातचीत कर रहे थे और वे पहचान की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे। I asked him, मैंने उनसे पूछा, "Is your idea of the भारतीय महागाथा पर आपका क्या विचार है? And to my surprise, और आश्चर्य की बात है कि वे अटक गए। and that told me there is something to be done. इसने मुझे दिखाया कि ये एक ऐसा क्षेत्र था जिसके अध्ययन की आवश्यकता है। तो उसने कहा, For myself, जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मैं स्वयं को एक बंगाली, एक ईसाई और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान के रूप में देखता हूँ। and things like that. But भारतीय शब्द the word doesn't come in. कभी भी उनकी पहचान का अंग नहीं बना। So I तो मैंने अनुभव किया कि उनकी क्षमता के बुद्धिजीवी as वे कौन है का अभिप्राय स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। unable to articulate इसका अभिप्राय है who we are. कि काम करने की आवश्यकता है। Now I have मैं अपने जीवन का अधिकांश समय अमेरिका में रहा हूँ। or most of my adult life I was मैं 20 वर्ष का था जब मैं वहाँ गया था और अब मैं 67 वर्ष का हूँ। one of the most उस देश की सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक is उसकी भव्य गाथा की समझ है। of grand narrative. Every child knows about प्रत्येक बच्चे को संस्थापक पिताओं, ऐतिहासिक घटनाओं और महान स्मारकों के बारे में सिखाया जाता है। and whatnot. झांकियाँ निकलती हैं और बहुत कुछ। You can see in the body language the way they carry themselves. वे बहुत गर्व वाले देश हैं और ये उनके हाव भाव में परिलक्षित होता है। दूसरी ओर And हम भयभीत और found that संकुचित दिखाई देते हैं। because it was मैंने इसे अपने कॉरपोरेट जीवन के दौरान अनुभव किया, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रहा है। together मैं after work अमेरिका में बसा हुआ था, लेकिन विभिन्न देशों में काम कर रहा था। social level. It's very common. कॉरपोरेट कार्यकारी औसतन रात्रि के भोजन के लिए काम के बाद मिलते हैं और एक दूसरे को सामाजिक स्तर पर जान पाते हैं। So the लोग सामान्यतः अपने देश, पहचान, इतिहास और संस्कृति के बारे में गौरव के साथ बात करते हैं। modern very यानी चीनी को ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद पर चर्चा करने पर बहुत गर्व होगा। जापानी बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक प्रतीत हो सकते हैं, the French परंतु विरासत पर चर्चा करने में उसे कोई समस्या नहीं है। फ्रांसीसी ये सुनिश्चित करेगा कि उसे अंग्रेज न समझा जाए। is very clear on how he's हम ये सोच सकते हैं कि वे सभी एक जैसे हैं, परंतु ये सच नहीं है। ऐसा प्रयास न करें। Korean that you say उसे इस बात की बहुत स्पष्टता है कि वो भिन्न कैसे है और उसके बारे में भिन्न क्या है। in their narrative. कोरियाई को कभी न कहें कि वो चीनी है, क्योंकि ये उसके लिए बड़ा अपमान है। अर्थात उनमें से प्रत्येक के पास विशिष्ट लक्षण है और वे विद्वान नहीं बल्कि कॉरपोरेट के लोग हैं। परंतु जब एक भारतीय से पूछा जाता है तो उसे वास्तव में बहुत लज्जा आती है और कहता है कि हमें क्रिकेट पसंद है Identity या बॉलीवुड। तो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड आपकी गाथा है। अर्थात alien from भारतीय लोग संस्कृति के साथ पहचान जोड़ते हैं और जिसे मैं गहरी संस्कृति कहता हूं उससे अनभिज्ञ या पृथक हैं। have a very जबकि विश्व के प्रमुख देशों में गहरी संस्कृति की बहुत स्पष्ट समझ है। ये काम अभी भी प्रगतिशील है and I'm और मैं अपनी पुस्तक पर एक रिपोर्ट दे रहा हूं। my book. मैं अपने वक्तव्य को 4 भागों में व्यवस्थित करूंगा। The first
भाग 1 महागाथा की आवश्यकता व दूसरों की प्रचलित गाथाओं के बारे में है। क्या भारतीय महागाथा जैसी कोई बात है? क्या कभी कोई था? हाँ था। भाग 2 इस गाथा के व्यवधान और ये इस्लामी आक्रमण और यूरोपीय शासन के कारण कैसे हुआ, इसके बारे में है। और स्वतंत्रता पश्चात हमारे अपने लोगों द्वारा छद्म भारतीय आक्रमण ने किसी और की तुलना में अधिक क्षति पहुंचाई। मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। भाग 3 का शीर्षक है पांडव कहां हैं, जिसका अर्थ है कि आज लोग कहां हैं। ऐसे लोग कहां हैं जिनको ऐसा करना चाहिए। मैं स्वाभाविक रूप से दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी द्वारा निभाई गई महान भूमिका को स्वीकार करता हूं और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती द्वारा। पिछले 200 वर्षों में बड़ी संख्या में अग्रणी विचारक थे जिन्होंने बहुत अधिक काम किया है। उन्होंने हमारी महागाथा को पुनर्जीवित और पुनर्निर्मित करने में सहायता की है, पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अपर्याप्त क्यों है और क्यों और अधिक काम करने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा कि हमें महान विचारकों का अंधानुकरण क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे पास कोई काम नहीं है। वास्तव में हम उधेड़ बुन की बहुत उन्नत स्थिति में हैं। चौथा भाग आगे बढ़ने पर मेरा प्रस्ताव है और यही मेरी पुस्तक है, परंतु संदर्भ प्रदान करने के लिए पहले 3 भागों को बताना पड़ेगा। बहुत सारी सामग्री है, इसलिए मैं 2 खंडों में पुस्तक लिखूंगा। पहला आम लोगों के पढ़ने के लिए एक साधारण विवरण होगा। दूसरा गहराई से और विद्वतापूर्ण होगा। मैं महागाथा को आम जनों के बीच चर्चा का विषय बनाना चाहता हूं। तो हमें एक महागाथा क्यों चाहिए? एक व्यक्ति के पास एक गाथा है कि वो कौन है। एक परिवार के पास अपनी एक गाथा है। एक कंपनी की अपनी एक कॉरपोरेट गाथा है, अपने मूल्यों, ब्रांड और अद्वितीय विक्रय विशिष्टता के बारे में। इसी प्रकार एक समुदाय को एक साथ बने रहने के लिए एक समान उद्देश्य की आवश्यकता होती है। परिवार से आरंभ होकर आगे सभी के लिए। सभी सफल देश महागाथा को राष्ट्र निर्माण का एक अंग मानते हैं। अमेरिकियों के पास अपनी महागाथा के लिए एक आधिकारिक नाम है, अमेरिकी असाधारणवाद, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी विश्व के सबसे असाधारण लोग हैं। बाद में मैं पूछूंगा कि क्या कोई भारतीय असाधारणवाद है। ऐसा प्रश्न पूछने के कारण भारतीयों द्वारा मुझ पर प्रायः आक्रमण होता है। किसी गैर भारतीय ने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, पर भारतीय करते हैं। एक उदाहरण, बहुत समय पहले न्यू जर्सी राज्य के एक राज्यपाल थे। वे भारत समर्थक थे। उन्होंने एक एशियाई अध्ययन आयोग बनाया। एक अफ्रीकी आयोग था क्योंकि वे प्रतिनिधित्व चाहते थे। एक हिस्पैनिक आयोग था और इसी तरह अन्य। वे एक एशियाई आयोग बनाना चाहते थे और चीन, भारत और इसी तरह के प्रत्येक देश से एक व्यक्ति लेकर आए। मैं भारतीय प्रतिनिधि था। उन्होंने मुझे एशियाई अध्ययन का अध्यक्ष बनाया। इसका उद्देश्य एशियाई अध्ययन को विद्यालयों और महाविद्यालयों में आरंभ करना था, क्योंकि एशिया भविष्य था। 2000 में भारत और चीन के उदय से बहुत पहले मैंने उनके सामने एक दशा रखी थी कि एशिया भविष्य है और अमेरिकियों को एशिया को समझने की आवश्यकता है। आज उनका पाठ्यक्रम यूरोप उन्मुख है क्योंकि उनकी विरासत यूरोपीय है, परंतु एशिया बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए एशियाई अध्ययन आरंभ किया गया था। बैठकों के दौरान मैंने अनुभव किया कि जब भी मैंने
विश्व में एशिया के योगदान पर चर्चा की और भारत के बारे में अनुकूलता से बात की, एक या दो अन्य भारतीय हमेशा बहुत क्षुब्ध हो जाते थे। वे किसी महिला को जला दिए जाने या जाति के मुद्दों के बारे में बात करना चाहते थे। वे आम भारतीय थे जो हमारी सकारात्मक गाथा के बारे में लज्जित थे। इसलिए मैंने भारतीयों को छोड़कर चीनी, जापानी, मलेशियाई, म्यांमारी, वियतनामी व अन्य को एक निजी चर्चा के लिए अपने घर आमंत्रित किया। मैंने उन्हें समझाया कि हमें एक सकारात्मक गाथा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और उन्होंने इस विचार की बहुत सराहना की। मैंने कुछ बड़े विषय रखे। एक, एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को एशियाई गाथा के रूप में देखना, और उन्होंने इसकी सराहना की। और कुछ अन्य विषय। समिति की अगली बैठक में, जैसा कि हम पहले से सहमत थे, मैंने नहीं बोला और अन्य देश के लोगों को अपनी टिप्पणियां साझा करने के लिए आमंत्रित करते हुए बैठक आरंभ किया। चीनी सज्जन ने एशिया में बौद्ध धर्म के विस्तार व अन्य सकारात्मक योगदानों के बारे में बहुत सकारात्मक रूप से बोला। यूरोपीय सर्वदा अपनी सभ्यता की महानता के बारे में बात करते हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए। जापानी, वियतनामी और अन्य ने मेरा समर्थन किया। सौभाग्य से उन दो भारतीयों ने आयोग छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। तो ये बहुत लंबे समय से अनुभव रहा है। जब लोग मुझे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे अपने लोगों के बीच गंभीर समस्याएं हैं। एक महागाथा में तथ्य, इतिहास, कल्पना, अतिशयोक्ति और महत्वाकांक्षा सम्मिलित होता है। एक ठोस ब्रांड वाली कोक जैसी कंपनी कभी नहीं कहती है कि कोक में गैस और कैफीन होता है और आपको मधुमेह से मार देगा। कोई बाध्यता नहीं है, सब सच बोलना पड़ेगा। इस प्रकार हम प्रतिस्पर्धी विश्व में स्वयं को बढ़ावा देते हैं और इसमें लज्जित होने का कोई कारण नहीं है। लोगों की महागाथाएं सकारात्मक प्रस्तुतियां हैं और यही वो सकारात्मक विचार हैं जो एक राष्ट्र को एक साथ रखते हैं। ये उत्सव का कारण है, लज्जा का नहीं। अमेरिकी असाधारणवाद वामपंथ और दक्षिणपंथ तक विस्तृत है। ये कोई दक्षिणपंथी अंध राष्ट्रवाद नहीं है। यदि आप अमेरिकी वाम उदारवादियों को देखते हैं तो भारत से भिन्न अमेरिकी वामपंथी अत्यंत देशभक्त हैं। अमेरिकी असाधारणवाद कुछ ऐसा है जिससे प्रत्येक अमेरिकी सहमत है, उदारवादी, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन समेत सभी। चुने जाने से पहले प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्रपति को ये प्रदर्शित करना होता है कि वो एक अच्छा ईसाई है। बराक ओबामा, जिसे सबसे उदार वामपंथियों में से एक माना जाता है, ने अपने चर्च के सामने से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। इसका समतुल्य ये होगा कि एक सीपीएम नेता चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा बिड़ला मंदिर के सामने खड़ा होकर करे। ओबामा भले ही बहुत वामपंथी हों, फिर भी उन्हें ये कहना पड़ा। अन्य आम लक्षण ये है कि वे सेना के बहुत समर्थक हैं। या तो उन्होंने लड़ा है या उन्हें किसी क्षमता में सेवा करनी पड़ती है। पूरे अमेरिका में देशभक्ति बहुत सशक्त है। भारत में हमें इसके बारे में वास्तव में एक समस्या है। चीन के कई सौ कन्फ्यूशियस संस्थान हैं जिसके माध्यम से वे वैश्विक रूप से अपनी महागाथा को बढ़ावा देते हैं और 2 वर्षों में ये 1000 तक पहुंच जाएगा। और जब वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वे उन्हें प्राप्त करते हैं। वर्तमान में ये लगभग 800 है। उनकी महागाथा में कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म सम्मिलित है। वे बहुत स्पष्ट हैं कि आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। उनके पास चीनी आधुनिकता है। पश्चिमी आधुनिकता के समान चीनी आधुनिकता भी है, जबकि भारत में हम भ्रमित हैं। आपको आधुनिक बनना है तो परंपरा छोड़ो। आप परंपरागत हैं तो आप आधुनिक नहीं हैं। हम भ्रम में हैं, क्योंकि यदि आप देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी सभ्यता में पारंपरिक, आधुनिक और उत्तर आधुनिक सभी संघर्ष के बिना सह अस्तित्व में है। हमारे पास रैखिक कालक्रम नहीं है।
जहां हमें आगे बढ़ने के लिए पिछले को नष्ट करना पड़ता है। हम पुरानी ग्रंथों को नष्ट नहीं करते हैं और हमारे पास अंतराल नहीं है। परिवर्तन के दौरान तत्व एक साथ अस्तित्व में रहते हैं। ये कहना त्रुटिपूर्ण है कि हमें आधुनिक होने के लिए परंपरा को अस्वीकार करना है, पर वास्तविकता यही है। मैंने 15-20 वर्षों तक विभिन्न संस्कृतियों की गाथाओं का अध्ययन किया। मैं विदेश में रहा हूं और वैश्विक व्यापार था, इसलिए ये मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मेरे पास पोलैंड में कारोबार था, जर्मनी और जापान में। मैं उन्हें उनके दृष्टिकोण से समझना चाहता था। व्यवसाय तब अच्छा होता है जब हम उनकी गाथाओं को समझते हैं और भारतीय निगमों को इसको समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी महागाथा पर गौरवान्वित हैं और उनकी समझें और गहरी संस्कृति के स्तर पर पारस्परिक सम्मान के साथ मेलजोल करें, तो व्यापार वास्तव में बहुत अच्छा होगा। विधिक और वित्तीय अर्थ में सतही रूप से मेलजोल करने के स्थान पर ये एक प्रकार की आत्मकुंठा है जो कुछ लोगों के पास है। इस्लामी महागाथा बहुत ही रोचक है और ईसाई गाथा और पाश्चात्य ज्ञानोदय गाथा की भांति सार्वभौमिक प्रासंगिकता का दावा करती है। उनके पास भी इस्लामी संप्रदायों जैसे सुन्नी, शिया, अहमदिया व अन्य की बहुत स्पष्ट गाथाएं हैं। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान एक रोचक बात पाई कि अरब और ईरानी इस्लामी महागाथाएं एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। तुर्की की एक शोध यात्रा के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि वे तुर्की मुस्लिम थे और उन्हें भूलकर भी अरब या ईरानी नहीं समझना चाहिए। उनके पास एक स्पष्ट तुर्की इस्लामी महागाथा है। रोचक बात यह है कि पूर्वी पाकिस्तान का टूटना महागाथा के कारण हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि बंगाली मुसलमान होने के कारण वे उर्दू नहीं चाहते थे। यही पूरा मुद्दा था। अर्थात बंगाली इस्लामी महागाथा पाकिस्तान द्वारा समायोजित नहीं की जा सकती थी और इसलिए वे पृथक हो गए। यदि आप भारत के पूर्व के इस्लामिक देश जाते हैं, बांग्लादेश से इंडोनेशिया, वे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और भारत पूर्व में बांग्लादेश से इंडोनेशिया तक के लिए प्रतिरोध का कार्य किया, इस्लाम के भीतर पश्चिम और पूर्व को पृथक करने का। पूर्वी मुस्लिम अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। इंडोनेशिया में जहां मेरी एक कंपनी थी, मैंने राम और सीता जैसे नाम वाले मुसलमान पाए। मैं भ्रमित हो गया और पूछा कि उनकी गाथा क्या थी। उन्होंने कहा कि उनकी विरासत भारतीय है, परवर्ती चीनी सम्मिश्रण के साथ। इस्लाम बाद में आया और वे धर्मांतरित हो गए, परंतु उनकी पहचान और गहरी संस्कृति नहीं बदली। उन्हें इस गाथा के प्रति कोई आशंका नहीं है। ये पुस्तक परियोजना कई कामों में से एक जो करना चाहता है वो ये विश्लेषण करना कि भारतीय मुसलमान सम्मान के साथ कहाँ फिट बैठते हैं। वे हमारी महागाथा के अंग हैं, पारस्परिक सम्मान के साथ। अर्थात मैं कुछ जटिल विषयों पर आक्रमण कर रहा हूं। न ही मैं लोगों को बाहर रख रहा हूं और न ही मैं कोई खिचड़ी या समानता को बढ़ावा दे रहा हूं। मैं एक साझा गहरे जड़ वाले ढांचे की कामना करता हूं, जो एक खुली संरचना है, जो सम्मानपूर्वक उन आस्थाओं को समायोजित करती है जो अन्यत्र उत्पन्न हुई। मैं अपनी पुस्तक में कुछ नए विचारों का प्रस्ताव देने जा रहा हूं और आशा है कि मुझ पर आक्रमण होगा। एक नए विचार को यही करना चाहिए। मेरी सभी दिशा से आलोचना हो सकती है, क्योंकि मैं न तो वाम को और न ही दक्षिणपंथी विचारों का प्रचार कर रहा हूं। वैदिक ढांचे के अंतर्गत भारत की एकता एक अद्भुत बात हो सकती है, साथ ही गैर वैदिक सभ्यताओं का सम्मान भी करना। परंतु कुछ चेतावनी है
जिनकी मैं अपनी पुस्तक में चर्चा करूंगा। predominance of पारस्परिक सम्मान के लिए कुछ चेतावनी है। over some other आपकी पवित्र भूमि की प्रधानता negotiables that, in my opinion, कुछ अन्य पवित्र भूमि पर उन गैर विनिमयों में से है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक आपकी निष्ठा यहाँ है या कहीं अन्यत्र नहीं, एक दूसरे का सम्मान करने में कोई समस्या नहीं है। मैं उन सभी बातों पर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान विरोधाभासी गाथाओं पर एक रोचक अध्ययन प्रकरण है। कुछ पाकिस्तानी मानते हैं कि वे मध्य पूर्वी हैं, वे अशरफ हैं और अरबों, फारसियों या तुर्कों के वंशज हैं। मेरे पाकिस्तानी मित्र ये कहते रहते हैं, हमने जांच की है, हमने डीएनए की जांच की है, हम वहीं के हैं। परंतु ये सत्य नहीं है। दूसरा विचार ये है कि हम वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप से हैं और मुस्लिम बन गए हैं। मेरी आस्था और पूर्वजों की आस्था में आंतरिक संघर्ष है। हम मुस्लिम क्यों बने? हम इन हिंदू काफिरों से घृणा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। तब एक तर्क दिया जाता है कि मैंने धर्मांतरण इसलिए किया क्योंकि एक अपमानजनक जाति व्यवस्था थी। मुस्लिम आए और मेरे पूर्वजों को अपने पैतृक आस्था की भयावहता से बचाया। ये एक गाथा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 की घटना के बाद अचानक पाकिस्तानी भारतीयों के साथ भाईचारा में बहुत रुचि रखते थे। वे पिट रहे थे। परिसरों और अन्य स्थानों पर एक नया देशी शब्द लोकप्रिय हो गया था, हम सभी देसी हैं। एक नए प्रकार की मिश्रित पहचान। वे सोच रहे थे चलो हम भी बच जाएंगे, क्योंकि वे संकट में थे। यदि आप पाकिस्तानी पहचान में प्रवेश करते हैं तो ये एक अनसुलझा विषय है। वे कौन हैं? यदि वे सामान्यतः धर्मांतरित भारतीय हैं जो धर्मांतरित हो गए थे, तो फिर वे भारतीय मुसलमानों से भिन्न नहीं हैं। फिर विभाजन का औचित्य क्या था? विभाजन को औचित्य देने के लिए उनकी गाथा को गैर भारतीय और भारत विरोधी होना पड़ेगा, जिसे उन्होंने अभी तक सुलझाया नहीं है। एक सरल हल ये है कि ये कहना कि हम सभी मध्य पूर्व से आए थे। फिर आप कह सकते हैं कि हम मध्य पूर्व से आए हैं, वे लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। परंतु वे सभी जानते हैं कि ये एक कपटपूर्ण दावा है। वे आपको बताएंगे। तब मैंने जापानी गाथा को देखा जो कि सरल है, नस्ल और भाषा की एक रूपता के कारण। फिर एक जर्मन गाथा है। जर्मनों ने आर्यों के विचार का आविष्कार किया था अपने लिए एक महागाथा बनाने के लिए। जर्मन उपनिवेशवादी नहीं थे। वे हमारे लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करना चाहते थे। वे केवल एक विरासत बनाना चाहते थे जो उन्हें गर्व की अनुभूति दे। उन दिनों यूरोप में वे फ्रांसीसियों की महानता सिखाते, इस आधार पर कि वे पुनर्जागरण के रखवाले हैं। परिष्कृत लोग, पुनर्जागरण के उत्तराधिकारी। अंग्रेजों की महानता की गाथा साम्राज्य था। दोनों गाथाएं व्यापक हुईं। अंग्रेजों ने आधुनिक लोकतंत्र और एक महान साम्राज्य के आविष्कार का दावा किया। इसलिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के पास अपने बारे में गाथाएं थीं। जर्मनों को बर्बर के रूप में वर्णित किया गया था जो आए और सभ्यता को नष्ट कर दिए। ये जर्मनों की आत्मछवि थी, इसलिए उन्हें सकारात्मक आधार की आवश्यकता थी। ये खोज कि जर्मन भाषा संस्कृत के बहुत निकट है उनके लिए एक बड़ी बात थी, और इससे बहुत सारे संस्कृत और भारतीय अध्ययन आरंभ हुए। इंडोलॉजी का इतिहास बहुत रोचक है। ब्रिटेन में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक कारणों से भारत का अध्ययन करने की आवश्यकता थी, ऑक्सफोर्ड जैसे स्थानों पर लगभग 20 अन्य केंद्र स्थापित किए गए। कैसे यूरोप ने इंडोलॉजी पीठ का श्री गणेश किया, बहुत रोचक है। जर्मनी फ्रांस के साथ और फ्रांस इंग्लैंड के साथ युद्धरत था। पहला जर्मन जिसने संस्कृत में पीएचडी पाई थी, वास्तव में फ्रांस से पाया था। ये वैसा ही है जैसे भारतीय शोध छात्र पीएचडी के लिए पाकिस्तान जा रहा हो। ये हमारा शत्रु राष्ट्र है।
अर्थात आरंभिक जर्मन इंडोलॉजिस्ट फ्रांस में प्रशिक्षित थे। जब वे वापस आए तो उनके आरंभिक विचार थे कि हम जर्मन भारतीयों के वंशज हैं। इसका विपरीत नहीं। मैक्स मुलर से पहले प्रारंभिक 20 वर्षों तक यही प्रारंभिक सिद्धांत था। ये बहुत रोचक है और मैं इंडोलॉजी के इतिहास पर एक और पुस्तक लिख रहा हूं, क्योंकि ये कभी लिखा नहीं गया है, परंतु ये एक भिन्न पुस्तक है। आखिर जर्मन फ्रांस क्यों गए? फ्रांस में केंद्र क्यों था? इसकी भी एक रोचक कहानी है। क्षेत्राधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में युद्धरत थे। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, डच व अन्य सेनाएं भारत में एक दूसरे से लड़ रही थीं। फ्रांसीसियों ने कुछ अंग्रेज युद्धबंदियों को पकड़ लिया था। यदि कैदियों को स्थानीय रूप से रखा जाता तो वे रिश्वत देकर भाग जाते थे। इसलिए उन्हें भागने से रोकने के लिए वे युद्धबंदियों को फ्रांस भेज देते थे। जब उन्हें फ्रांस भेजा जा रहा था तो फ्रांसीसियों ने विस्तार से उनका अध्ययन किया। उनमें से एक सैनिक नहीं था, बल्कि वास्तव में एक संस्कृत विद्वान था। वो एक अंग्रेज संस्कृत विद्वान था जो भारत में पंडितों के साथ कुछ शोध कर रहा था और पांडुलिपियों को इकट्ठा कर रहा था। वो अंग्रेजी समूह का अंग था और पकड़ लिया गया था। उन्होंने उसे उपयोगी पाया क्योंकि वो संस्कृत जानता था और वास्तव में उसे फ्रांस में प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। वो वहां संस्कृत अध्ययन का आरंभ है। लोग संस्कृत का अध्ययन करने और इसे अपने देशों में वापस ले जाने के लिए यूरोप भर से लोग आने लगे। जर्मन पहचान के आर्यकरण का पूरा प्रकरण इसके बाद आता है। एक रीतिकाल की अवधि थी जब मैक्स मुलर आर्य विचार लेकर आए। ये तब तक जारी रहा। वे एक जर्मन थे, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे। उन्हें उनके द्वारा भुगतान किया जाता था। उनके पुस्तक के अनावरण का आतिथेय रानी विक्टोरिया ने किया था। ये वैसा ही है जैसे कि राष्ट्रपति आ रहे हैं और आपकी पुस्तक का अनावरण कर रहे हैं। क्या बात है! ये पूरे साम्राज्य के बारे में था। उन्होंने उन्हें एक प्रकार से बहुत बड़ा शस्त्र और यंत्र दे दिया और हम इसका मैक्स मुलर भवन व अन्य के माध्यम से गुणगान करते हैं। फिर रूसी पहचान और महागाथा बहुत सशक्त है। गोर्बाचेव और मार्गरेट थैचर में एक बहुत अच्छा संबंध था, जिसमें गोर्बाचेव ने उसे बताया था, हम आपकी तरह श्वेत यूरोपीय हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं? हमें एक ही पक्ष में होना चाहिए। मार्गरेट थैचर ने रीगन को इसे सुलझाने के लिए मनाया, तो रीगन और गोर्बाचेव ने इसे सुलझाया। सोवियत संघ के पतन और रूस के पुनर्जन्म के साथ उन्हें लगा कि पश्चिम ने उन्हें निराश किया है। वे नाटो या यूरोपीय संघ का अंग बनने की आशा के साथ विघटित हुए थे। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। ये एक अन्य राजनीतिक विषय है, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा प्रतिद्वंद्वी देश नहीं चाहता है। यदि वहां सभी छोटे देश हैं तो अमेरिका पश्चिम पर हावी हो सकता है, पर यदि रूस भी पश्चिम का अंग है तो ये एक भिन्न समस्या है। पश्चिमी क्लब में भर्ती नहीं होने पर रूस को लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है। उनकी गाथा है कि हम अपनी एक महान विरासत के साथ बहुत स्वाभिमानी रूसी हैं। अर्थात ये सभी तनाव और संघर्ष है। मैंने 10 दिनों पहले अंग्रेजी संसद के सदन में एक वक्तव्य दिया था। आप में से कई ने वीडियो देखा होगा, परंतु यदि आपने नहीं देखा है तो कृपया देखें। ये एक बहुत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संदेश है। सीधे सिंह की गुहा में जाना और बहुत सी बातें कहना। विषय था ब्रेक्सिट के बाद का ब्रिटेन। इसे क्या करना चाहिए, भारत से कैसे जुड़ना चाहिए, इसकी गाथा क्या है, क्योंकि ब्रेक्सिट गाथा का संकट है। क्या हम यूरोपीय हैं या हम गैर यूरोपीय ब्रिटिश हैं? और गाथाओं का ये संकट अंग्रेजों की दिशा में झुका। हम यूरोपीय नहीं हैं, परंतु ब्रिटिश हैं। तो हमारे मित्र कौन हैं?
हम किनके साथ पंक्तिबद्ध हो रहे हैं? क्या हमें भारत या चीन या किसी और के साथ पंक्तिबद्ध होना चाहिए? ये उनकी गाथा का संकट है और मैंने उन्हें सुझाव दिया है कि क्या करना चाहिए। उसी प्रकार क्या भारत की एक महागाथा है? ये एक लंबा विषय है और मैं एक सिंहावलोकन दूंगा। ब्रह्मांड या रितम की एक गाथा है, क्योंकि अंततः सब कुछ रितम है और ये विभिन्न स्तरों पर एक अभिव्यक्ति है। इस रितम के साथ मेरा जुड़ाव मेरा यज्ञ है। प्रतीकात्मक यज्ञ अग्नि से किया जाता है, परंतु एक आंतरिक यज्ञ भी है। रितम के साथ संरेखण में मेरे कर्मों का एक यज्ञ, फिर पवित्र भूमि या मातृभूमि की एक गाथा है। तीर्थस्थल, पवित्र नदियां और पहाड़ हैं। पवित्रता सर्वत्र है। पवित्र और धार्मिक के बीच भेद है। इस्लाम में कुछ भी पवित्र नहीं है। उनके पास धार्मिक भूमि है। उन्हें ये न कहें कि कुरान या काबा पवित्र है या आपकी मस्जिद पवित्र है। इसे हराम माना जाता है, क्योंकि पवित्र का अभिप्राय है कि ईश्वर इसमें अवस्थित है, जबकि उनका ईश्वर सर्वव्यापी है। इस्लाम में ये कहना ईशनिंदा है कि अल्लाह अंतस्थ है और महाशय आपके दिल में भी अल्लाह ही बैठा है। वो अल्लाह के बारे में सोच सकता है, लेकिन वो तत् त्वम असि या अहम ब्रह्मास्मि या अहम अल्लाह नहीं कह सकता। इस्लाम में इसकी अनुमति नहीं है। जिन भूमियों में इस्लाम की महागाथा हुई थी, वे गाथा के उद्देश्य के लिए विशिष्ट है, न कि वहां दैवीय उपस्थिति है। अर्थात एक मस्जिद पवित्र स्थान नहीं है। उनके पास इष्ट देवता की कोई अवधारणा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का कोई समतुल्य नहीं है। इसे मूल मुस्लिम धर्मशास्त्र के रूप में समझा जाना चाहिए, किसी भगवा संवाद के रूप में नहीं। भारतीय वामपंथ इसके बारे में भ्रमित है और इसे गंभीरता से नहीं लेता है। अमेरिका में मेरे लिए ये शोध करना सरल है, क्योंकि ऐसा कोई बंधन नहीं है कि तुम ये नहीं कहना, वो नहीं कहना। मैं इन विषयों पर कई इस्लामी विद्वानों के साथ स्पष्ट चर्चा कर सकता हूं, जो कि भारत में बहुत कठिन है। अमेरिका में इन विषयों पर बात करना बहुत सरल है, कोई निषेध नहीं है। इसलिए इस्लाम में धार्मिक स्थल और एक धार्मिक पुस्तक है, परंतु कोई पवित्र पुस्तक नहीं है। क्योंकि जब आप जैसे ही कहते हैं कि पदार्थ में दिव्य उपस्थिति के कारण पवित्रता है, तो ये मूर्ति पूजा हो जाती है। यदि आप पवित्र और धार्मिक के बीच उलझन में हैं, तो आप मूर्ति पूजा की समस्याओं में पड़ने वाले हैं। फिर हमारी महागाथा में इतिहास भी है, जो एक पवित्र रंगमंच है जहां प्रसंग हो रहे हैं। फिर हमारे पास अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, सामाजिक संरचना, विज्ञान के अनुभवजन्य व लौकिक इतिहास, प्रौद्योगिकी का इतिहास जैसी गाथाएं हैं। ये सभी भारतीय इतिहास की सामान्य रूप से निर्धारित सीमा के अलावा हैं, जो मुख्य रूप से राजाओं, युद्धों और आक्रमणों से संबंधित हैं। लेकिन राजाओं के जीवन, आक्रमण और युद्ध के रूप में भारतीय इतिहास, भारतीय गाथा का एक बहुत ही छोटा सा अंश है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि राजीव, भारतीय इतिहास की एक पुस्तक लिख दो। कुछ महत्वपूर्ण लोग इस विचार को बढ़ावा देते रहते हैं और मैं उन्हें बताता हूं कि मैं भारतीय महागाथा पर एक पुस्तक लिख रहा हूं, जिसमें इतिहास एक छोटा सा अंश है। अब वो समस्या जिस पर मैं काम कर रहा हूं, वो है देश और गणराज्य के बीच भेद और विभक्ति। राष्ट्र केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें दिव्यता और पवित्रता है। इसमें दैवीय उपस्थिति है। केरल में पद्मनाभन स्वामी मंदिर समाचार में था
क्योंकि उन्हें वहां 1.5 लाख करोड़ रुपए का सोना मिला। divine presence. In fact, the Padmanabh और राजा ने कहा कि ये सोना मेरा, आपका या सरकार का नहीं है, $5 billion worth of gold ये भगवान का है, said, this gold doesn't क्योंकि so don't लोगों ने इसे भगवान को दान दिया था। belong to government, it belongs to the divine. ये कुछ भी असामान्य नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में राजा दैवीय संपत्ति का संरक्षक था। Now this is not something unusual because all over India संपत्ति the king उसकी नहीं थी। custodian of इसी तरह राष्ट्र किसकी संपत्ति है? राजा एक प्रशासक है, Rashtra who टाटा द्वारा नौकरी पर रखे गए सीईओ के समान, जो स्वामी नहीं है। Tata hires a CEO, he is not the owner of वो नौकरी कर रहा है। doing a job. संस्थान एक अवधारणा है जो पश्चिम ने विकसित किया है, Concept that the West has developed एक बहुत ही शक्तिशाली पश्चिमी अवधारणा जो हमारे पास नहीं है। हमें इसे अच्छे से समझने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी अखंडता खोए बिना उससे संबंधित हो सकें। is the concept of institution, पर हमें संस्थान की अवधारणा का उपयोग करना है। personal entity. एक कॉरपोरेट संस्थान व्यक्तिगत इकाई नहीं है और इसमें कोई प्राण नहीं है। I asked a lot of troubling questions. मेरी कठिन प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है और लोगों को ये रुचता नहीं है। Of a corporate entity. एक प्रश्न मैं गुरुओं से पूछता हूं कि एक कॉरपोरेट इकाई का कर्म क्या है? कर्म है. यदि कोई मनुष्य पानी में रसायन डाल देता है और मछलियां मर जाती हैं तो ये उसका कर्म है। परंतु यदि पेप्सी कोला ने ऐसा किया और पेप्सी कोला की आत्मा या प्राण नहीं है, तो किसके खाते में ये कर्म अंकित होगा? क्या ये उन कर्मचारियों के खाते में जिन्होंने ऐसा किया, लाभ अर्जित करने वाले शेयरधारकों में या प्रबंधकों में? अभिकरण वाली इकाई के रूप में किसी संस्था का विचार जो दूसरों के साथ लेन देन करती है, Transactions पश्चिमी सभ्यता का एक बहुत ही केंद्रीय विचार है। central idea of Western civilization. एक संस्था के रूप में चर्च और सीईओ की भांति इस तंत्र के संचालक के रूप में पोप, संस्था एक यंत्र है। CEO operating this machine वो एक कार चलाने वाले चालक की भांति है। like the driver running the car. पोप कोई गुरु या अवतार नहीं है। Like we would हमारे लोग भ्रमित हैं और कहते हैं कि वो कृष्ण की भांति एक अवतार है। पोप को जाके कहते हैं आप भी है, वो कृष्णा भी थे, आप भी ये पूर्ण रूपेण एक भिन्न श्रेणी है। together. He's just वो सिर्फ एक सीईओ है और एक ब्राह्मण के समकक्ष भी नहीं। not even like a Brahmin equivalent because he's not supposed to be spiritually and उसे आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध और ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है और वो वास्तव में क्षत्रिय के निकट है। and so this पश्चिम ने विशाल संस्थागत यंत्रावली बनाई है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एक India company आविर्भाव है। gigantic manifestation. उनके पास शेयरधारक हैं, I mean, they have परंतु ये वो कंपनी है जो बहुत बड़ी है, लगभग देवता की भांति। company sarkar like it's a deity and all that. So this institution संस्थागत समाज पश्चिमी सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। of Western civilization. इसलिए उनके संस्थान सुदृढ़ है क्योंकि उन्होंने इसे निपुण बनाया है। So when there's a scandal in the church pope, it does not crack the जब भी चर्च में कोई अनैतिक आचरण होता है तो ये चर्च को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि ये एक संस्था है। guru के आश्रम एक पोप निकाल दिया जाता है, दूसरा आ जाता है। separation of the guru and उनके यहाँ अनैतिक आचरण हुए हैं पर वे अनवरत रहे। the very knowledgeable person. जब ये हमारे यहाँ होता है तो संपूर्ण आश्रम प्रणाली गिर जाएगी क्योंकि गुरु और संस्था में कोई विभक्ति नहीं होती है। Is there a difference? Is there what आज सुबह मैं शंकर के मठों के बारे में एक पारंपरिक और ज्ञानी व्यक्ति से बात कर रहा था। and the mutt as क्या शंकराचार्य और मठ में कोई विभक्ति है? when the Shankaracharya died, क्या मठ एक संस्था है जो शंकराचार्य की मृत्यु होने पर भी जीवित रहेगी? is an institution. क्या नए शंकराचार्य एक और सीईओ की भांति हैं? The answer क्या मठ एक संस्था है और शंकराचार्य एक प्रभारी? is one Mr. Gauri Shankar, who is वास्तव में उत्तर नहीं है। of the institution. श्रृंगेरी में एक गौरी शंकर संस्थान के सीईओ हैं जो सभी अनुबंध करते हैं। No powers. It's very clear because शंकराचार्य के पास कोई भी अनुबंध करने की शक्ति नहीं है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से उनके सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा। शंकराचार्य लेन देन आरंभ नहीं कर सकते हैं, things with न ही अनुबंध करना या सरकार का
कर विवरणी सूचित करना। शंकराचार्य में कोई संस्थागत प्राधिकरण नहीं है। श्री गौरीशंकर आज प्रशासक हैं और पहले वहां अन्य लोग थे। इन सभी मठों में स्पष्ट विभक्ति है। प्रशासक विधिसम्मत शक्तियों के साथ एक संस्थागत सीईओ की भांति है। शंकराचार्य के पास आध्यात्मिक अधिकार हैं, तो हम किस सीमा तक इसे समानता को लेकर जा सकते हैं? हम इसे बहुत दूर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी संस्थानों में पवित्रता या दिव्यता के समान कुछ भी नहीं है। अर्थात एक राष्ट्र या देश में देवता होते हैं जो कि सभी संपत्तियों के स्वामी हैं, न कि कोई व्यक्ति। ये राजा की निजी संपत्ति नहीं है। भूमि, सोना और अन्य वस्तुएं राजा की निजी संपत्ति नहीं है। वो टाटा के एक सीईओ के समान अच्छे जीवन का आनंद लेता है, परंतु ये कंपनी की संपत्ति है। इसी प्रकार राजा का राष्ट्र नहीं है। सीईओ और इकाई की ये विभक्ति संस्थानों के समान है। हालांकि एक राष्ट्र का चरित्र एक राष्ट्र राज्य से भिन्न है। राष्ट्र और देश में दैवीय उपस्थिति को दिया गया महत्व राष्ट्र राज्य में नहीं है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब उपनिवेश स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तो पश्चिमी देशों ने समितियों और कार्यबलों का गठन किया। स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का पता लगाने के लिए। स्वतंत्र होने के लिए कौन योग्य है? स्वशासन के लिए योग्यता वाक्यांश था। लोगों का कोई यादृच्छिक समूह आकर नहीं कह सकता था कि मेरे देश को बनाना है। उन्हें कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। स्वतंत्र और राष्ट्र राज्य बनने के योग्य होने के लिए, एक राष्ट्र के लिए नहीं। विचार ये था कि किसी को सूची में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करना होता था। इसे स्वतंत्र होने के मार्ग के रूप में प्रचारित किया गया था। इसलिए हमारे संस्थापकों ने, जिन्होंने संविधान लिखा था, उन्हें चारों ओर जाना पड़ा और कहना पड़ा कि हम भी एक राष्ट्र राज्य बन सकते हैं। वे पाश्चात्य ढंग के लोग थे, जिन्होंने समझ लिया था कि हमें पश्चिम की दृष्टि में उनका सम्मान प्राप्त करने के लिए और एक राष्ट्र राज्य के रूप में वैधता के लिए क्या करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान न ही राष्ट्र सम्मत है और न ही भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है या हमारी सभ्यता की। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो सभी प्रकार के संघर्षों में दिखाई देती है, क्योंकि संविधान स्वयं ही अपने उपनियमों व अनुच्छेदों के साथ हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं है। अर्थात हमारे यहाँ संविधान से आरंभ होने वाली गहरी संरचनाएं हैं जो लोगों की भावनाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं के विपरीत है। यद्यपि हमें 8% की वृद्धि दर पर या क्रिकेट मैच की जीत पर गर्व हो सकता है, परंतु हम वास्तव में गंभीर अव्यवस्था और भ्रम में हैं। संविधान से ही आरंभ हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लापता दस्तावेज अंबेडकर के नोट्स हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वे वहां पीएचडी के लिए गए और रूपांतरित हो गए। कैसे, क्यों और उन्हें क्या प्रभावित किया, एक रहस्य बना हुआ है। वे एक यात्री जलयान से भारत वापस आ रहे थे, क्योंकि उन दिनों उड़ान की व्यवस्था नहीं थी। उन दिनों पृथक पृथक यात्री और माल ढुलाई के जलयान हुआ करते थे। इसलिए उनके सभी नोट्स को बक्से में डालकर एक भिन्न मालवाहक जलयान में रख दिया गया। एक जर्मन टारपीडो ने उस मालवाहक जलयान को डुबो दिया। इसलिए अंबेडकर का संग्रह जो भारत में अवस्थित है, उन नोट्स के बिना अधूरा है।
very important. जो हमें इस संविधान को विकसित करने के दौरान उनकी सोच में क्या चल रहा था, इसको समझने में हमारी सहायता करेगा। Not कुछ भिन्न प्रकार के लोग, जैसे अनन्या वाजपेयी, कोलंबिया विश्वविद्यालय पर अपनी पकड़ का उपयोग करने के कारण, Pollock and others put एवं वैसे लोग जैसे शेल्डन पोलॉक को अंबेडकर के पुराने अभिलेखागार खोलने के लिए विशेष अनुमति मिली है, because जो विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध है, but their copy न कि मूल प्रति जो खो गई है। put and what thesis you wrote उनके पाठ्यक्रम, व्याख्यान की टिप्पणियां, in the archive उनके प्रबंध व पत्रादि संग्रह में हैं और एक व्यक्ति को इसकी जांच की अनुमति दी जा रही है। of Ambedkar, and we don't have access. अब आपको अंबेडकर का एक नया सिद्धांत मिलेगा This is how the game is. और हमारे पास जांच करने के लिए उसी आंकड़े तक पहुंच नहीं है। Nationalism narrative. इस प्रकार खेल खेला जाता है। There is the Nehruvian secularism narrative. Of भारतीय असाधारणवाद की गाथा है, साथ ही प्रतिस्पर्धी गाथाएं हैं, जैसे नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता ये कहता है कि हमारी महागाथा ये है कि हम वैसे ही थे जैसा पश्चिम में था और पश्चिम ही वो शैली है जैसा हमें होना चाहिए। पिछड़ी जाति के थे, अभिप्राय ये है कि जो हम अभी हैं, एक समय में जब पश्चिम के लोग पिछड़ी जाति के थे, अर्थात पिछड़े थे, तब वो भी ऐसे ही थे progression of और जैसे वो आज हैं वो हमारा भविष्य है। so अर्थात नेहरूवादियों ने सभ्यता की प्रगति के हेगेलीय सिद्धांत को अपनाया है। Bharatiya acceptance. धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमीकरण भारतीय असाधारणता का एक प्रतिस्पर्धात्मक विचार है। Which is kind of the Mughal. एक और प्रतिस्पर्धात्मक विचार केवल एक मुगल दक्षिण एशियाई गाथा है, जिसमें मुगल साम्राज्य हमारी पहचान का वास्तविक शिखर है। Should be the अर्थात हमारी महागाथा मुगल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें तंदूरी, टिक्का kind of things. और अन्न दिया था। These are grand narrative. This is a तो ये हमारी महागाथा है। they do not accept बहुत से लोग इस्लामी उपनिवेशवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। British colonization. वे कहते हैं कि उपनिवेशीकरण केवल अंग्रेजी उपनिवेशीकरण है। And certainly यूरोपीय उपनिवेशीकरण पहले पुर्तगालियों से आरंभ हुआ और सदियों पहले इस्लामी उपनिवेशवाद था। religion, if they have उन्होंने एक भाषा, धर्म और जजिया कर लगाया। your education उन्होंने हमारी आधारभूत संरचना, शैक्षणिक संस्थान और मंदिरों को नष्ट कर दिया। temples and all that. I mean, ये एक बहुत ही गंभीर व्यवधान था। this is a serious. उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों में ये साहस होना चाहिए कि वे इस्लामी उपनिवेशवाद को संलग्न करें। Islamic colonization has जब वे उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन की बात कर रहे हों, अर्थात एक भारतीय असाधारणवाद की गाथा है। there is a Bharatiya exceptional narrative, then there is a Western एक पश्चिमी ज्ञानोदय आधारित धर्म निरपेक्षता गाथा और एक मुगलीकरण गाथा, Mughalization, मुगलिस्तान परियोजना की वापसी। the return of Mughalistan project. ये एक भूमिगत आंदोलन है, यद्यपि इस पर कभी स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं हुई। Movement under the cover, एक अन्य महागाथा का कहना है कि हम सभी अधीनस्थ हैं। which says हम सभी अधीनस्थ हैं या पृथक गाथाओं वाले पृथक इकाई हैं। we are all subalterns, असमियों के पास एक गाथा है, किसी अन्य के पास कुछ separate, और कुछ भी समान नहीं है। and the fellow in Assam had ये साधारण बात नहीं है। everything in common. Now, don't think it is trivial. You know, I gave lectures at the Foreign Service. मैंने विदेश सेवा संस्थान में व्याख्यान दिए हैं, जहां राजनयिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, और मैं बहुत आश्चर्यचकित था। पहली बार 30 लोग थे, I've given it multiple times. युवा, गर्वीले, IFS। Young, उन्होंने मुझसे किसी भी विषय पर बात करने के लिए कहा। मैंने भारतीय महागाथा के बारे में बात की। they asked me to talk. मैंने कहा कि एक कॉरपोरेट ब्रांड का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी के एक विक्रेता की भांति आपका काम उस ब्रांड को बेचना है, Presenting the corporate brand. चाहे आप इसे पसंद करते हो या नहीं, चाहे वो अच्छा या दोषपूर्ण हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप भारत की महागाथा का विपणन करने जा रहे हैं और आपको सामना करना पड़ेगा चीन व अन्य देशों के राजनयिकों का, जो सभी अपनी महागाथाओं को जानते हैं। इसलिए आपको अपनी और उनकी दोनों को समझना होगा। उनकी प्रतिक्रिया रोचक, आश्चर्यजनक और थोड़ी दुखकारी थी। उसके बाद प्रश्नोत्तरी थी। 50% लोग बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, महोदय,
ये तो हमें सिखाया नहीं जाता। हमें ये सिखाया जाना चाहिए। आपको मसूरी आना चाहिए और हमें प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि जब हम बाहर जाएं तो हम जानते हों कि स्वयं के बारे में कैसे बात करनी है। आप हमें अपनी विरासत के बारे में बता रहे हैं और हमें वास्तव में गर्व की अनुभूति होती है। परंतु कमरे का दूसरा आधा भारतीय महागाथा की अवधारणा के बारे में दोषदर्शी था। एक व्यक्ति ने कहा कि वो उत्तर पूर्व से था, कोई किसी और स्थान से। हमारी अपनी गाथा में कोई भारत नहीं है। ये चौंकाने वाला था, क्योंकि वे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनयिक होने वाले हैं। और विदेश मंत्रालय चयन के दौरान ये जांचने के लिए कोई मानदंड क्यों नहीं है कि वे हमारी महागाथा का प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक हैं या नहीं? उसे इच्छा नहीं हो, पर तब उसे ये काम नहीं करना चाहिए। कोई भी कंपनी विक्रय उपाध्यक्ष के रूप में किसी को नौकरी पर नहीं लेगी जो कहता है कि वो कंपनी के ब्रांड में विश्वास नहीं करता है। आप पेप्सी बेचते समय ये कहें कि कोका कोला में अधिक स्वाद होता है। कई बार हम ठर्रा पी लेते हैं, कई बार हम दूध पी लेते हैं, और मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूं। कोई भी ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर नहीं लेगा। कोई भी क्रिकेट के आरंभिक बल्लेबाज को नहीं लेगा जो कहता है कि चलो मैंने छक्का मार दिया है, चलो मैं आउट हो गया। अर्थात विरोधी पक्ष वाले ने छक्का मार दिया तो भी एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भ्रमित लोग कभी भी तुलनात्मक क्षेत्र में नहीं होंगे। फिर भारतीय विदेश सेवा में ऐसे भ्रमित राजनयिक क्यों हैं? और हाल की ही घटनाएं हैं, पुरानी नहीं। भारत विखंडन शक्तियां जन्म लेती हैं जब ऐसे विचार जैसे भारत का उपनिवेशीकरण, भारत का मुगलीकरण और अंग्रेजी फैबियन समाजवाद एक साथ आते हैं। ऐसी गाथाओं ने विदेशों में प्रायोजक पाए हैं। वे इसे प्रेम और प्रोत्साहन देते हैं। ये नए सिपाही या सिपाही 2.0 उत्पन्न करता है। वो सैन्य उपकरण नहीं पहनता है, वो एक बौद्धिक है और उसके पास बहुत अधिक शक्ति और पकड़ है। हमारी महागाथा बाधित हुई है इस्लामिक उपनिवेशीकरण द्वारा और यूरोपीय उपनिवेशीकरण द्वारा। यूरोपीय उपनिवेशीकरण केवल अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। ये पुर्तगाली, डच, डेनिश, स्वीडिश और संक्षिप्त ऑस्ट्रेलियाई ईस्ट इंडिया कंपनी भी था। अंग्रेज 6 में से केवल एक हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। हमें उन सभी का अध्ययन करने की आवश्यकता है। अन्य ईस्ट इंडिया कंपनियों की भूमिका जैविक चोरी या भारतीय औषधीय पौधों की चोरी में अधिक महत्वपूर्ण थी। ये एक बड़ा धंधा था और मसाला व्यापार कहलाता था, परंतु ये मिर्च मसाला नहीं था। आपको थोड़ी सी चाट खिला देंगे। इंग्लैंड या डेनमार्क में विशाल साम्राज्य चाट बेचकर नहीं बनाए जा सकते हैं। वे वास्तव में आयुर्वेदिक औषधीय पौधे थे। भारत के वानस्पतिक उत्पादों को हर लिया गया था। पौधों और उनके वर्गीकरण के बारे में भारत का ज्ञान इसकी सबसे बड़ी विरासत और कोष था। वर्गीकरण और उपयोग, हमारे पास गहरी वैज्ञानिक समझ थी। भोजन केवल एक पहलू था। पादप विज्ञान एक भारतीय विचार है। मैं कई लोगों के साथ सहयोग करता हूं और कई लोग मुझ पर प्रायः आरोप लगाते हुए पूछते हैं, आप उससे क्यों बात कर रहे हैं? मैं ये देखने के लिए करता हूं कि क्या मुझे कुछ उपयोगी मिल सकता है। केवल इसलिए कि आप मुझे विपरीत शिविर के साथ देखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने स्वयं से समझौता किया है। मैं ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखता हूं। ये हार्वर्ड के कुख्यात माइकल विट्जेल थे, जिन्होंने मुझे डच में लिखी पुस्तक तक पहुंच प्रदान की, जो हार्वर्ड में बहुत अच्छी तरह से संग्रहित है। ये पादप विज्ञान का आरंभ है। एक पौधे का रेखा चित्र बनाकर समझाने के स्थान पर वास्तव में वहां पत्ते का प्रतिरूप चिपका हुआ है। उन्होंने पौधों
और उनकी उत्पत्ति का विवरण दिया है। ये पुस्तक पादप विज्ञान की सबसे पुरानी यूरोपीय अन्वेषणों में से एक मानी जाती है। actually have a sample of the leaf stuck there. And then they written about all where, how it is grown, what is it used for, this, that, lot of. परंतु सबसे पहले पृष्ठ पर लेखक स्वीकार करते हैं कि ये यूरोपीय पादप विज्ञान की पुस्तक एक मलयालम पुस्तक का अनुवाद है। But on the very first page, the author is honest enough to acknowledge that this वे प्रतिलिपि की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए मैं इसे स्कैन नहीं कर पाया। I had not been able to get a scan of it because they don't allow this, that. दिखा देंगे आपको एक ट्रांसलेटर लाके, दिखा देंगे आपको एक अनुवादक लाकर, वो बता देगा कि क्या लिखा है। इसके लिए मैं माइकल विट्जेल का आभारी हूं। इसके लिए धन्यवाद। I gone around Europe. अर्थात इस प्रकार हमारी अधिकांश विरासत इन स्थानों पर अवस्थित है। I keep compiling, जहां भी मुझे अवसर मिलता है, मैं स्कैन, प्रतिलिपि और संकलन करता रहता हूं। storage place, a whole मैंने बड़ा सा भंडारण का स्थान किराए पर लिया है, जो इस प्रकार की सामग्री वाले बक्सों से भरा हुआ है। grand narrative evidence which is sitting outside. वे भारत के बाहर अवस्थित भारतीय महागाथा के प्रमाण हैं। Today, though, दुख की बात है कि कोई भी मानव संसाधन मंत्री या संस्कृति मंत्री इसमें रुचि नहीं लेता है। looking at this data about our विदेशी मंत्रालय के लोगों में से कोई भी ऐसी सामग्री की जांच करने में रुचि नहीं रखता है जो अन्यत्र अवस्थित है, परंतु हमारी गाथा के अंग हैं। what to think of it. अर्थात कोई और इसका अध्ययन करता है और हमारे लिए इसका विश्लेषण करता है। Happens हम ये काम स्वयं नहीं कर रहे हैं। starting 1,000 years back, as Kapil ji said, it's been old disruption. जैसा कि कपिल जी ने कहा है कि व्यवधान पुराना है, जो कि 1000 वर्ष पहले आरंभ हुआ। We haven't निश्चित रूप से इस्लामी काल और संभवतः पहले भी, acknowledged this पर हम इस व्यवधान को स्वीकार नहीं करते हैं। the British, अंग्रेजों के अलावा अन्य, but we haven't. जो कि एक आसान लक्ष्य है, हम उससे पहले नहीं गए हैं। It's considered sort of political. हम सामान्यतः इसे अस्वीकार करते हैं क्योंकि इसके बारे में बात करना भी राजनीतिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना जाता है। Intellectual. I have a whole write-up, a monograph. अब मैं स्वतंत्रता पश्चात बौद्धिक व्यवधान पर चर्चा करूंगा। मेरे पास एक पुस्तिका है जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता के बाद इंडोलॉजी की 5 लहरें। And I have a discussion with हम सभी मार्क्सवाद को समझते हैं। जो भी आप जब मैं लोगों के साथ चर्चा करता हूं तो वे कहते हैं कि ये व्यर्थ है। So when Deen दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग पहले से ही कर चुके हैं। जब दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसा किया था, तब मार्क्सवाद ईसाई धर्म और इस्लाम था, लेकिन उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन एडवर्ड सईद के बाद से ही आया था। and then further morphed into subaltern studies. Further morphed into subaltern studies. And then further morphed into postmodernism. मार्क्सवाद उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों में रूपांतरित हो गया, जो बाद में अधीनस्थ अध्ययनों में, जो उत्तर आधुनिकतावाद में रूपांतरित हो गया, जो कहता है कि सभी महागाथाएं दोषपूर्ण और दमनकारी हैं। University or some fancy place like that. परंतु वे इसे अपनी स्वयं की महागाथा पर लागू नहीं करते हैं। Study in his village in India or some what has happened to some women somewhere in Rajasthan. इसलिए जब अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक भारतीय उत्तर आधुनिकतावादी भारत के एक गांव पर या राजस्थान की महिलाओं पर प्रकरण अध्ययन केस स्टडी करता है, तो विश्वविद्यालय के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। वे इसे पसंद करते हैं। उन्हें अमेरिका में जाने के लिए शोध वृत्ति, अनुदान और प्रथम श्रेणी का टिकट देते हैं। वे उन लोगों को भारी आधारभूत संरचना, धन और अनुदान प्रदान करते हैं जो मूल रूप से भारतीय महागाथा को दुर्बल करना चाहते हैं। यदि वो हिंदू नाम वाला एक भारतीय है तो और भी लाभकारी है। अर्थात उत्तर आधुनिकतावादी स्वयं को बेच सकते हैं और अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। रोचक बात यह है कि जब मैं किसी विश्वविद्यालय में भारतीय महागाथा के बारे में सकारात्मक बात करता हूं, तो सर्वदा एक भारतीय होता है जो मेरा विरोध करता है। Part of Princeton where आप क्या अंध राष्ट्रवादी हैं? आप भगवा हैं? फिर वो तीव्र गति से याद की हुई कुछ पंक्तियां बोलता हो। तो मैं उन्हें बताता हूं कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय, जहां आप एक संकाय हैं, दासों का एक नगर था।
विश्वविद्यालय के पास प्रिंसटन का केंद्र, जिसके आसपास कुलीन क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, वो स्थान है जहां ग्वाटेमाला समुदाय, मैक्सिकन समुदाय, अधिकांश अवैध आप्रवासी छोटे पुराने घरों में रहते थे। वे आज श्रम की आपूर्ति करते हैं। जब एक समृद्ध कुलीन अपने बच्चों को यहाँ कॉलेज भेजता था तो उनके साथ दासों का एक छोटा समूह भी होता था जो वहाँ रहता था। इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि अच्छा, आपको इस महागाथा का विभक्तिकरण करना होगा, पर वे ऐसा करने से डरते हैं। पश्चिम में एक निश्चित अधिकृत स्वीकृत आत्मनियंत्रण अच्छा माना जाता है। ये उन्हें अनुभव कराता है कि हम कितने व्यापक विचार वाले व्यक्ति हैं, पर ये सीमाओं के अंदर स्वीकृत है। रोनाल्ड रीगन एक वार्षिक राष्ट्रपति का उपहास का आयोजन करते थे। वे टीवी पर जाते थे, एक के बाद एक हास्य अभिनेता आते और उनके कपड़ों, भोजन की शैली, वो क्या करते हैं, इनका उपहास करते। लोग हंसते और वे रीगन ताली बजाते और उन्हें बधाई देते। ये आलोचना को सीमित करने का एक अमेरिकी उपकरण है, अब हो गया है। जितनी आलोचना करनी थी आपकी, जो भी अपयश अनुमोदित था, अब हो गया। ये स्वयं पर सीमित और नियंत्रित आक्रमण है। ये पश्चिम के लिए बहुत उपयोगी है और इसके लिए भारतीय सिपाही बहुत उपयोगी मूर्ख हैं। ये टीकाकरण की भांति है। जब आप टीकाकरण कराते हैं तब आप वास्तव में शत्रु कीटाणुओं को अपने शरीर में डालते हैं, परंतु सीमित मात्रा में, आपको मारने के लिए नहीं। ये प्रत्युत्तर के लिए पर्याप्त रूप से मृदु होता है, आपकी अपनी प्रतिरोधकता के अनुसार, जो आपको सशक्त बनाता है। इसलिए वे इन उत्तर औपनिवेशिक लोगों को भारत से लाते हैं, जो उत्तर उपनिवेशवादी विद्वानों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। चीनी या जापानी उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन नहीं करते हैं, सभी भारतीय ही हैं। हमारे लोग इससे अनुराग रखते हैं और ये हम में लोकप्रिय है कि हमने ये कर दिया। भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी है। उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन और उत्तर आधुनिक लोग सभी महागाथाओं का विखंडन कर रहे हैं, तथापि वे उस देश की महागाथाओं का विखंडन नहीं करते हैं जिसमें वो रह रहे हैं। ये सीमा से परे है। देखिए, मैं एक समस्याओं को जन्म देने वाला व्यक्ति हूं और जब मैं बात करता हूं तो मैं उनकी कलई खोलता हूं कि आप लोग पाखंडी हैं। आप विखंडन का एक पश्चिमी उपकरण ले रहे हैं, इसका भारत पर उपयोग कर रहे हैं, परंतु अमेरिका पर नहीं। अमेरिका में एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग। ये अमेरिकी कांग्रेस के अधीन क्लिंटन काल में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की चौकसी करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर। यही उनका अधिकार पत्र, चार्टर है। तो हाल ही में मुझे बुलाया, ये बहुत ही रोचक है। उन्होंने मुझे नवंबर में मुझसे निजी सुनवाई के लिए बुलवाया, तो आप बताएं और हम आएंगे और सुनेंगे। मैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा आलोचक हूं। मैं भारतीय अनुभाग का विश्लेषण करता हूं और सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देता हूं। भारतीय मंत्रालय न तो स्वयं ऐसा करता है और न ही चाहता है कि मैं आऊं और इसके विषय में बात करूं। उनको लज्जा आती है। वे समझते हैं कि चुप होकर सह लो, अधिक मत बोलो, पता नहीं क्या हो जाएगा। वे भयभीत रहते हैं। पर चीन रिपोर्ट आने के 2 सप्ताह के भीतर पश्चिम के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि उनके पास सर्वदा सक्रिय परियोजना है, अर्थात उनका मसाला तैयार है। कपिला जी, ये बहुत सम्मान की बात है। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। जाने से पहले मैं आपसे मिलूंगा। उत्तर आधुनिकता व्यवधान उत्पन्न करने के लिए निर्यात किया जाने वाला एक शस्त्र है। ये अन्य देशों को निर्यात किए जाते हैं, पर अमेरिकी उनका अपने लिए उपयोग नहीं करते हैं। भारत में हम अपने उत्तर आधुनिकतावादियों का गुणगान करते हैं। वे साहित्यिक उत्सवों में भाग लेते हैं और एक बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। ये वो फलाना हो गया। अमेरिका में
कोई भी स्वयं की भर्त्सना नहीं करता, और यदि कोई करता है तो मीडिया उन्हें अनदेखा करता है। यहाँ तक कि आप कुछ चरम वामपंथियों को देखें, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं और आप उन्हें CNN या फॉक्स टीवी या MSNBC पर नहीं देखते हैं। कोई सरदेसाई जैसा व्यक्ति नहीं है जो सीमांत लोगों को लाता है और उन्हें मुख्यधारा बनाता है। गाथा विरोध को मुख्यधारा बनाना भारत में बहुत ही प्रचलित है। ये अन्य देशों में प्रचलित नहीं है। इसका अस्तित्व है। जब मैं इन सब पर बात करने पर आइवी लीग की आलोचना करता हूँ, हिंदू देवताओं और हिंदू धर्म का फ्राइडियन मनोविश्लेषण, वे कहते हैं कि ये ईसाई धर्म के लिए भी किया जाता है। हाँ, परंतु उन्हें विभागाध्यक्ष की उपस्थिति के साथ सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार नहीं मिलता है। ये मुख्यधारा नहीं है, पर तीसरे या चौथे स्तर के महाविद्यालयों के सीमांत समूह हैं जो इस पर लिखते हैं, पर वे कभी भी मुख्यधारा नहीं बनेंगे। भारत की भांति 5 तरंगे हैं: मार्क्सवाद, उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, अधीनस्थ अध्ययन, उत्तर आधुनिक अध्ययन और फिर नव प्राच्यवाद, जो कि ये पोलाक युग है। यहाँ वे संस्कृत को ब्राह्मणों के उपकरण के रूप में बहिष्कृत करने के स्थान पर कहते हैं कि हमें संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए, परंतु वामपंथी परिप्रेक्ष्य और अधीनस्थ दृष्टि से। इसलिए कोलंबिया में एक परियोजना है जिसमें JNU और TISS के दलित परास्नातक विद्वान संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ लाए जाते हैं। वे पश्चिम की अगली पीढ़ी के संस्कृत PhD हैं, जिन्हें भारत विखंडनकारियों जैसा बनने और संस्कृत विभागों में काम करने के लिए भारत वापस भेजा जाएगा। तो उनको संस्कृत भी आती है, पर उनकी विचारधारा हमारी सभ्यता में त्रुटियां ढूंढना है। वे ऐसे विषयों की खोज करते हैं जैसे रामायण में घोर पुरुष वर्चस्व कि राम ऐसा कर रहे थे, और बहुत कुछ। मेरी पुस्तक परियोजना का भाग 3 है, पांडव कहाँ हैं। यहाँ मैं बड़ी संख्या में स्वीकार करता हूँ पिछले 200 वर्षों में हुए भारतीय विचारकों को, जिन्होंने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। और इसलिए मैं उन पर एक एक करके चर्चा करता हूं, कुछ लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तर्क देने के लिए कि उनका काम आज प्रासंगिक नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ने केवल मार्क्सवाद का अध्ययन किया, क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन, अधीनस्थ अध्ययन और उत्तर आधुनिक बहुत बाद में आए। हमें केवल उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उनकी छवि डाल देंगे, माला डाल देंगे और सोचेंगे कि हमने कर लिया। ये सच नहीं है। कल वेव्स में मेरे व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सज्जन ने कहा कि महागाथा के लिए आपको बस इतना करना है, गांधी के हिंद स्वराज का पुनर्प्रकाशन। तो मैंने कहा कि ये अपने समय के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, पर आज के लिए अनुपयोगी। उन्होंने कहा कि ये अनुपयोगी नहीं है। मैंने कहा कि यदि गांधी आज यहाँ थे तो वे इसका नवीनीकरण कर देते, क्योंकि वे साम्राज्य को तोड़ना चाहते थे और सत्याग्रह साम्राज्य के आर्थिक जीवन को बाधित कर देता। तो जब उन्होंने कहा कि चरखा का उपयोग करो और मशीन का बना कपड़ा नहीं खरीदो, तब वे मैनचेस्टर का विनाश करना चाहते थे, जहां कपड़े बनते थे, और उनकी अर्थव्यवस्था को नष्ट करना। पर आज रिलायंस और अन्य भारतीय कपड़ा निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र उद्योगों में से एक हैं। ये हमारे शत्रु के स्थान पर हमें अधिक क्षति पहुंचाएगा। यदि गांधी आज यहाँ होते तो वे संभवतः आपको चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए कहते। ये अधिक प्रासंगिक है। हिंद स्वराज को प्रकाशित करने के स्थान पर आपको आलोचना करते हुए एक नई पुस्तक लिखनी चाहिए कि हम कैसे अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से कुछ लोगों को वित्त पोषित कर रहे हैं जो हमारे विरुद्ध हैं।
मेरे लिए गांधीवादी प्रतिभा सत्याग्रह था, जिसमें वे समझ गए थे कि शत्रु का कैसे ध्वंस करना है and his methods of ताकि वे स्वयं को बनाए रखने में सक्षम ना हो। आज के शत्रु भिन्न हैं, इसलिए पद्धतियां भी भिन्न होनी चाहिए, आग्रह भिन्न होना चाहिए, और हमारे लोग नवीन शोध करने से भयभीत हैं या असमर्थ हैं। so afraid or incapable to do fresh research. सरल बचाव है ये कहना कि सर ये तो हो चुका है, गांधी जी ने लिख दिया था या दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिख दिया था, इसलिए मेरा काम तो कुछ नहीं है। So it is like a big insult for a person like me. आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? You are told ये मेरे जैसे किसी के लिए जिसने इतना प्रयास किया है, उससे ये कहना कि ये व्यर्थ है Saraswati ne क्योंकि किसी और ने इसे किया है, आर्य समाजी मेरे विरुद्ध हैं। is known, sir. Why? वो दयानंद सरस्वती ने 1800 के आरंभ में लिख दिया था, यही लिख दिया था, सब कुछ लिख दिया था, सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ वही है। पुष्पक विमान, आप महाभारत पढ़ते हैं, उसमें पुष्पक विमान भी है, परमाणु बम भी है, सब कुछ है। ऐसा लगता है कि हमें सभी शोधों को रोक देना चाहिए और हमारी प्रयोगशालाओं को बंद कर देना चाहिए। I would say ये बहुत ही बौद्धिक विरोधी दशा है Kurukshetra. I जो निराशाजनक है। use the term Kurukshetra. मैं आज के वैश्वीकरण के लिए कुरुक्षेत्र शब्द का उपयोग करता हूँ। Kurukshetra is no longer. कुरुक्षेत्र अब हरियाणा या उसके गांव की एक छोटी सी बस्ती नहीं है, It's actually the globe. पूरा विश्व कुरुक्षेत्र है, सारा वर्ल्ड ही कुरुक्षेत्र है। जैसा श्री कृष्ण ने किया था। श्री कृष्णा is आपको एक स्वॉट विश्लेषण करना होगा और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है इसका विश्लेषण करना होगा। what are अपने विरोधियों की शक्ति, दुर्बलता और उसे पराजित करने की युक्तियों का विश्लेषण करना होगा। strategic advice श्री कृष्ण ने अपने समय में जैसा किया था। हमें आज के कुरुक्षेत्र के लिए वैसे रणनीतिक सलाह की आवश्यकता है। studying हमें विद्वानों की आवश्यकता है जो पूरे कुरुक्षेत्र का अध्ययन कर रहे हों और केवल घर पर नहीं बैठे हों। sitting in the Kurukshetra एक बाहरी होने के कारण यही वो स्थान है जहां मुझे बढ़त मिली है। things because मुझे बढ़त मिली है कुरुक्षेत्र में बैठकर अध्ययन करने और बहुत सी बातों तक पहुंच बनाने की। able to get into the Vatican library, that Vatican archive. मैं वेटिकन के संग्रह तक पहुंच नहीं बना पाया हूं, जो कि जेसुइट द्वारा मालाबार तट ले जाई गई बहुत सी भारतीय सामग्री से भरा है। विषय जैसे गणित, खगोल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास जो पश्चिम गए हैं, वेटिकन के संग्रह में है। उनके अस्तित्व का प्रमाण ये है कि उन्हें अन्य प्रलेखों में संदर्भित किया जाता है। वे स्वीकार करते हैं कि ये वेटिकन के अभिलेखागार में अवस्थित हैं, पर वे आपको उन तक पहुंचने नहीं देंगे। So other than a few इस तरह के स्थानों के अलावा मैं अमेरिका, यूरोप और अन्य स्थानों पर गया हूं और ऐसी जानकारी इकट्ठा की है जो एक व्यक्ति अधिकतम कर सकता है। मेरे पास 15 पुस्तकों के लिए पर्याप्त सामग्री है और मैं लिखना चाहता हूं। इसलिए आज कुरुक्षेत्र, जहां तक सभ्यता के अध्ययन की बात है, उसमें सरकार निष्क्रिय है। dysfunction मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि न तो संस्कृति मंत्रालय, न ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय और न ही विदेश मंत्रालय ने अपना काम किया है। वे केवल बात करते हैं। neither the culture ministry has मुझे पता है कि काम बहुत कठिन है। HRD nor the ministry ये उनका दोष नहीं है, वे अच्छे लोग हैं जिन्होंने एक बहुत ही जटिल स्थिति विरासत में ली है realize that और चुनाव जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। is their fault. I think it's इसलिए ये IAS जैसे लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है। important for them. कई लोग इससे सहानुभूति नहीं रखते हैं, And so this is उनमें से कई जबकि खुले विचार के हैं। IS people ये पर्याप्त गति से नहीं हो रहा है और हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है। गुरु ये नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु करेंगे। गुरु सीमित मात्रा में ये कार्य अपने स्वयं के संप्रदाय या संगठन के संदर्भ में कर रहे हैं, gurus are not doing this. लेकिन Ashrams एक बड़े पैमाने पर इस गाथा परियोजना का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया गया है। come out of this work. इसके लिए कोई चिंतन समूह नहीं है। Sampradaya, their own organization. विरोधी पक्ष के बहुत सारे मानविकी और सामाजिक विज्ञान के चिंतन समूह हैं, पर कोई CSDS या हिंदू समकक्ष नहीं है। There are no real things. वे बहुत सारे संवाद को नियंत्रित करते हैं, जबकि हिंदू समर्थक हिंदू समूह 3 से ज्यादा वर्षों से सत्ता में हैं। इसने परिणाम नहीं दिए हैं। Parties, मैं पारंपरिक संस्कृत विद्वानों से भी बहुत अधिक निराश हूँ। it's not. जब मैंने संस्कृत के लिए लड़ाई पुस्तक लिखा
मैं वास्तव में उनका काम कर रहा हूं। I have a मैंने परंपरागत व्याख्याओं को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही एक विचारधारा की आलोचना की। I am critiquing a powerful opponent of the Shastra, इस प्रकार traditionally इस नए प्रकार की प्रचलित व्याख्या के साथ कोई भी भारतीय विद्वान उनके बारे में नहीं जानता था या ऐसा करने का प्रयास किया। and none of the Indian scholars knew much about him, bothered to understand it. And then some कुछ ने कहा कि हमें चिंता नहीं है, honest ones were सच्चाई मेरे हृदय में है, there. मेरे दिल में सच्चाई है। आपके दिल में सच्चाई है तो वे क्या कहेंगे? आपके दिल में या नहीं तो क्या मूर्खतापूर्ण तर्क जैसे सच्चाई को नष्ट नहीं किया जा सकता? ट्रूथ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड सर। ट्रूथ धर्म को कुछ हो नहीं सकता। प्रॉब्लम इज नॉट कि धर्म को हो जाएगा। धर्म को कुछ नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग ऑफ समस्या ये नहीं कि धर्म को कुछ हो जाएगा, समस्या ये है कि धर्म के बारे में मानवीय समझ के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हेड एंड द यूथ आर बीइंग आपके मस्तिष्क में ही आपके विचार विकृत किए जा रहे हैं और युवा विकृत हो रहे हैं। यही समस्या है। ऑफ दैट रियलिटी इज बीइंग डिसरप्टेड। वास्तविकता को विकृत करने के स्थान पर वास्तविकता की आपकी धारणा को विकृत किया जा रहा है और ये आपसे दोषपूर्ण कार्य करा रहा है। आई एक्सपेक्टेड हमारे लोग भ्रमित हैं। रिस्पांस फ्रॉम मुझे संस्कृत परंपरा के इन तथाकथित विद्वानों से प्रतिक्रिया की आशा थी। डन आवर जॉब बिकॉज़ यू आर कुछ लोगों ने मेरे काम की सराहना की एनालाइज व्हाट कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं इसका अच्छे से विश्लेषण करने में सक्षम था और बहुत प्रभावी ढंग से प्रत्युत्तर देने में। इफ यू आर अ संस्कृत कुछ स्वीकार करने में इतने सचरित्रवान थे कि पारंपरिक प्रणाली में प्रशिक्षित संस्कृत विद्वान संस्कृत पर पश्चिमी संवाद को पढ़ना नहीं जानते हैं, जो उद्धृत करते हैं ग्रामस्की, फ्रायड, फोकाल्ट और मार्क्स को, और वे उनमें से किसी को not expect the Sanskrit wala to have understood any of that. I went to good Sanskrit people, मैं अच्छे संस्कृत विद्वानों के पास गया। referred by, उनमें से कुछ कपिल जी द्वारा निर्दिष्ट थे। but they said उन्होंने कहा it will take. कि यहाँ तक कि इस पुस्तक को पढ़ने में उन्हें कई वर्ष लगेंगे। See, we have not हमने institutionalized परंपरागत दिनों की तरह West. पश्चिम के पूर्व पक्ष को संस्थागत नहीं बनाया। Paksha in the tradition हम जीवंत थे were vibrant because we were always क्योंकि हम सर्वदा सक्रिय थे। being able to debate हर कोई जो दूसरों का अध्ययन कर रहा था, तर्क करने, अच्छी बातों को अपनाने और वितर्क के साथ आने में सक्षम था। as a result of this dialect. आप पूर्व पक्ष को समझते थे और अपने सिद्धांत पर आधारित उत्तर पक्ष देते थे। And they are the dominant ones in our, because of the English language we have. पश्चिमी विचारों का पूर्व पक्ष वो नहीं है जो अंग्रेजी भाषा में व्यक्त सबसे प्रबल विचार हो। उस प्रकार के संपूर्ण संवाद का सृजन पश्चिम से आता है। In Sanskrit, वे सम्मेलनों, शोध पत्रिकाओं और नियुक्तियों को नियंत्रित करते हैं, यहाँ तक कि संस्कृत में भी। very मैंने बनारस में पारंपरिक संस्कृत विद्वानों से पूछा वे कहाँ से अपनी पीएचडी करना चाहते हैं, or Chicago, और उन सभी ने कैरियर की प्रगति के लिए ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड या शिकागो या कोलंबिया कहा। so you see, कोई स्थानीय संस्थान नहीं चाहता the था। British Parliament, मैंने ब्रिटिश संसद को कहा कि आपके द्वारा किए गए महान आविष्कारों और नवाचारों में से एक ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी विश्व की पहली और सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी थी। the world's first and largest outsourcing company. They were outsourcing वे दर्जनों साम्राज्यों के प्रबंधन का आउटसोर्सिंग कर रहे थे कि आप राजा हैं, कि आप राजा हैं, एलिफेंट पर बैठा के आपको हाथी पर बैठाकर बहुत अभिनंदन करेंगे, बंदूक की सलामी देंगे और आप पोलो खेलेंगे भेजेंगे, और आपके बेटे को कैम्ब्रिज भेजेंगे। having good fun. आपको काम नहीं करना है। काम नहीं करना, महाशय आप राजा हैं, हम वो कर देंगे। पुलिस हम आपकी पुलिस व्यवस्था हम चला देंगे, न्यायालय हम चला देंगे, कर संग्रह हम करेंगे। work for you. आप व्यस्त व्यक्ति हैं, हम सभी छोटे मोटे काम कर देंगे। This is what an ये सफल आउटसोर्सिंग था। outsourcing is. You go to आउटसोर्सिंग ये है कि आप एक बहुत धनी ग्राहक के पास जाते हैं और आप उसे उन सभी से छुटकारा दिलाते हैं। these आप उसके संसाधन इस प्रकार लेते हैं कि वो कभी भी आपसे वापस लेने में अक्षम हो जाता है, from you because he doesn't. क्योंकि वो खो गया है या बहुत आलसी या अक्षम हो गया है। Clients have very hard time ever becoming independent again. अधिकांश आउटसोर्सिंग ग्राहकों को पुनः स्वतंत्र बनने में बहुत कठिनाई होती है। Then can
क्योंकि उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है actually the और वो व्यक्ति उस आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्हें नियंत्रित कर सकता है। outsourcing. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउटसोर्सिंग की नव प्रवर्तक है और वे राजा के राज्य का प्रबंधन करते थे। End to end. राज्य का प्रबंधन एक सिरे से दूसरे सिरे तक। पोलो खिलाएंगे आपको, पोलो खेलेंगे बेटे की मेम के साथ शादी भी करा देंगे। क्या, एवरीथिंग वी जस्ट, पोलो खिलाएंगे आपको, पोलो खेलेंगे। इफ योर लाइफ इज अ सीरीज ऑफ, यदि आपका जीवन घटनाओं की एक श्रृंखला है तो हमें जीवन भर के लिए कार्यक्रम प्रबंधन का अनुबंध मिला है। दिस इज अ मैं एक सकारात्मक बात के साथ समाप्त करूंगा। थिंग बिकॉज़ यू नो समय भी एक मुद्दा है और मुझे प्रश्न चाहिए। सो मेरे ब्रिटिश संसद के संबोधन में व्हाट आई टोल्ड मैंने उनसे कहा कि मैंने सॉफ्ट पावर रिपेरेशन नामक एक नया शब्द प्रस्तुत किया है। started called soft power reparations. हम वित्तीय भरपाई की मांग नहीं कर रहे हैं, For financial reparations. वो तो वो दे नहीं पाएंगे, उनके पास है भी नहीं। ये एक अपमान होगा, And it didn't- ये कभी नहीं होगा। Soft power reparations means that India had huge soft power in the world. सॉफ्ट पावर रिपेरेशंस का अभिप्राय ये है कि भारत के पास बहुत अधिक सॉफ्ट पावर था। ये बौद्धिक पकड़ वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी। Foreign invasion theory. इनमें से बहुत कुछ ले जाया गया Told them. हमारी महागाथा का विनाश करके। They stood up and applauded. उदाहरण के लिए आर्य आक्रमण सिद्धांत की भांति So it was not just for public consumption. उन्होंने मेरे प्रस्ताव की सराहना की और मुझे चर्चा के लिए बुलाया। Do all these projects to आप अर्थात ये केवल लोगों की जानकारी के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इन सभी परियोजनाओं को करना चाहते हैं। हम इन्फिनिटी फाउंडेशन ब्रिटेन में स्थापित करने जा रहे हैं। हमने अंग्रेज़ों और कुछ अपने लोगों से चर्चा की जो टीम में जुड़ेंगे। next मेरा प्रस्ताव था कि यदि आप भारतीय लोगों को हृदय से छूना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। so अगला वर्ष अप्रैल 2019 जलियांवाला बाग की 100वीं वर्षगांठ है। honor the people who were killed. उन लोगों का सम्मान करने के लिए जो मारे गए थे और जो हुआ उस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने 13 लाख सैनिकों की आपूर्ति की थी, 75 किसी भी अन्य देश से अधिक। and 75,000 मारे गए और 70,000 गंभीर रूप से घायल, लगभग 12-13% गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। battles were fought with भारतीयों ने सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ी। similar story. इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय सैनिकों के बिना ब्रिटेन जर्मनी से युद्ध में पराजित हो जाता Britain would have lost. और एक जर्मन उपनिवेश बन गया होता और हम सब जर्मन में बात करते, अंग्रेजी भी नहीं। We would be standing here and speaking German. English में भी भूल जाओ. After the event was over, see, after the event was over, कार्यक्रम के बाद माननीय थेरेसा विलियम्स, जो विस्तारित राजकीय परिवार की सदस्य भी हैं who's a और कैबिनेट मंत्री भी, जो उत्तरी द्वीप की प्रभारी हैं, ने तालियों के साथ सराहना की। in charge of Northern Ireland, very important portfolio. उन्होंने कहा कि मुझे सॉफ्ट पावर रिपरेशंस के विचार से बहुत कौतूहल हो रहा है। Idea of soft power reparations. And मैंने उनसे कहा कि हमें भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक होना चाहिए जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और आपके देश को बचाया। and she said we will put this ये ठीक ब्रिटिश संसद के सामने होना चाहिए। MP was there for my lecture. He said that his staff is going to एक और सांसद ने कहा कि उनके कर्मचारी भारतीय योगदान को प्रदर्शित करने पर काम करने जा रहे हैं। So then I said that we should do a conference in London. मैंने कहा कि हमें भारतीय और ब्रिटिश विद्वानों के साथ लंदन में एक सम्मेलन करना Purpose चाहिए should be to आर्य सिद्धांत की पुनः जांच के लिए, the Aryan क्योंकि इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए and the और British, अंग्रेजों को इसे वापस लेना चाहिए। and then और तब Bishop Caldwell's Dravid. बिशप कॉल्डवेल का द्रविड़ सिद्धांत। There's no Dravidian also. Head यदि कोई आर्य नहीं है तो कोई द्रविड़ नहीं है, अर्थात कई समस्याएं सुलझ गईं। Dravidian, it solves a whole lot of problems. हमें रिकॉर्ड में डालना Then I चाहिए। said we should put on the record लचीली जाति वर्ण व्यवस्था से पदानुक्रम प्रणाली बनाने में लॉर्ड रिजले की भूमिका को मूर्खतापूर्वक भारत सरकार ने इसे संविधान और विधि का अंग बना दिया। and then I said foolishly the Indian government took it as a part of the constitution and made it into law, which is our ये हमारा दोष है। so if I say all यदि मैं ये सब कहूं तो मुझे विवादास्पद कहा जाएगा। undone that
लेकिन लंदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ये बातें दोषपूर्ण थीं और इन्हें ठीक करने से भारत को लाभ होगा, क्योंकि हमारे लोग इस तरह के हैं। अब तो हम कह सकते हैं, अब अंग्रेजों ने कह दिया तो ठीक ही होगा सब। अब तो क्या रह गया। मैंने पूरी सूची बनाई और उनसे कहा कि हमें ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में भारत के योगदान का भी अध्ययन करना चाहिए। 2 उत्पाद जो अन्य यूरोपीय देशों के पास नहीं थे पर ब्रिटेन के पास थे, स्टील और वस्त्र। उन्होंने एक विशाल अर्थव्यवस्था बनाई, पर ये दोनों भारतीय उत्पाद हैं। अधिकांश पुल और लंदन की आधारभूत संरचनाओं में भारतीय इस्पात का उपयोग हुआ था। धर्मपाल ने इनका विवरण दिया है। बहुत सारे ज्ञान और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हुआ था, जैसे उदाहरण के लिए वस्त्र। बहुत सारे अधूरे कार्य हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। संसद पैसे की अनुमति दे, ऐसा नहीं होगा। बात मात्रा की नहीं है, परंतु सिद्धांत की है। पर उनके लिए संरक्षक होना, आना और प्रस्तावों को पारित कराने के लिए समर्थन देना सरलतर है। यदि हम पैसे नहीं मांगते हैं, उनके कंधों पर बोझ है बड़े अपराध का। मैंने उनसे कहा कि आपकी सराहना की जाएगी और इससे भारत के साथ व्यापार संबंधों में भी सहायता मिलेगी। आपका सम्मान किया जाएगा। 200 वर्ष पहले जो हुआ था वो आपका दोष नहीं है। आप सभी लोग थे, आप सभी लोग हैं। आप उदार और व्यापक विचार वाले दिखाई देंगे। जर्मनी में वे होलोकॉस्ट अध्ययन पढ़ाते हैं। हमने उसे जिया है। ये दोषपूर्ण था, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अमेरिका में अश्वेतों ने मांग की है कि दास्ता का इतिहास सिखाया जाए। यहूदी लोग पूरे विश्व में होलोकॉस्ट संग्रहालय बनाना चाहते हैं, उसकी स्मृति को नूतन बनाए रखने के लिए। चीनी जापानियों पर आरोप लगाते हैं कि आपने ये किया था। तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच अनसुलझा विषय है। रोचक बात है कि गोरों को अर्थात श्वेत अंग्रेजों को न केवल कोई समस्या नहीं है, बल्कि वे इसकी सराहना करते हैं और बहुत सभ्यतापूर्वक। उनमें से एक ने कहा कि आपके चरणों में बैठकर ये सब सुनना सौभाग्य है। अंग्रेज इस प्रकार कभी बात नहीं करते, पर उन्होंने किया। ये मेरे वीडियो पर है, कृपया YouTube पर पूरा 98 मिनट देखें। फेसबुक पर हमने केवल 5 मिनट का विशेष अंश दिया है। एक और रोचक बात जो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैंने जो भाषण दिया और जो मैं करता हूं, यह संस्कृति मंत्री का काम है। इतना ही नहीं, नेहरू सेंटर लंदन के लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया। या वो जेलस हैं, I don't know what it is, but whatever. But the point is, this has been around for. या तो वे डरे हुए हैं या वो ईर्ष्यालु हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर जो बात है वो ये कि ये 3 वर्ष से अस्तित्व में है और नई विदेश मंत्री कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ, 4 साल, ये घृणित है। और इस समय सभ्यता और इस उम्र में मैं जाता हूं और ये काम करता हूं। मेरे पास जो था सब कुछ छोड़ दिया, तन मन धन। मुझे इन लोगों से ईमेल प्रतिक्रिया भी नहीं मिली है, यहाँ तक कि छोटी प्रतीकात्मक सहायता भी नहीं जिसमें कोई पैसा लगता है। अरे आप आ तो जाते ना, कम से कम कुछ करें जो आप वहां कर सकते हैं। अर्थात ये एक उत्तेजक, अतिनूतन, सफल चर्चा थी, अच्छी तरह से शोध की हुई और ठोस। 1 वर्ष के भीतर हम ये काम करेंगे। अंग्रेजों द्वारा अच्छी तरह से स्वागत किया गया। ये कुछ हद तक उनके अपराध को कम करता है। ये सच और शुचितापूर्ण है। हमें निष्पक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक बुद्धिमान और उचित प्रस्ताव था, तो क्यों नहीं? पर हमारी सरकार से कोई समर्थन नहीं था। अर्थात यही समस्या है। मैं सोचता रहता हूं कि क्या वास्तव में हमारे कार्यों में सामंजस्य है। ये एक परियोजना है
जिसमें मैं कामना करता हूं कि पुस्तक बहुत सारे वाद विवाद, तर्क और स्वयं के बीच आत्मनिरीक्षण को जन्म दे। here amongst ourselves. सुनने के लिए धन्यवाद। Book project is ये एक सम्मान रहा है listening. It's been और मुझे प्रश्नों का उत्तर देना अच्छा लगेगा।